अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद इको 401 आज का लेक्चर नंबर 22 है, मार्केट स्ट्रक्चर कंटिन्यूड। मतलब अभी भी आपका मार्केट स्ट्रक्चर जारी है। मार्केट स्ट्रक्चर पीछे आप लोगों ने 3 टाइप्स के पढ़े हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और आज बारी है ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। ओलिगोपोली जो है वो सिमिलर टू मोनोपोली है, इस सेंस में कि वहाँ पर भी मार्केट में स्मॉल नंबर ऑफ़ फर्म्स होती है, 2 to 20 फर्म्स होती हैं। और इट इज़ सिमिलर टू परफेक्ट कंपटीशन इन द सेंस इन दैट फर्म्स compete विद ईच अदर। और परफेक्ट कंपटीशन भी ओलिगोपोली में ही शामिल हो जाता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स ने एक दूसरे को compete करना होता है, लेकिन उनके प्राइसेस जो होती हैं वो सेम ही रहती हैं जो स्टार्ट से चल रही होती हैं। और इट इज़ सिमिलर टू मोनोपोलिस्टिक भी है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है सिंस देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि शायद उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हों तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काम करेंगी। डिफरेंस ऑफ ओलिगोपोली विद अदर मार्केट स्ट्रक्चर 4 होते हैं, आप लोगों को पहले पिछले लेसन में बताया था। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली में और बाकी तीनों जो मार्केट स्ट्रक्चर है उनमें क्या फ़र्क है, ये आपको इधर इस टॉपिक में बताया जाएगा। एन ओलिगोपोली इज़ अ मार्केट फॉर्म। ओलिगोपोली जो है वो फॉर्म है मार्केट की, इन विच अ मार्केट और इंडस्ट्री इज़ डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स, ओलिगोपोलिस्ट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ओलिगोपोली फर्म जो काम कर रही होगी वो स्मॉल नंबर ऑफ़ सेलर्स होंगे, वहाँ पे इतने ज़्यादा सेलर्स नहीं होंगे जो अपनी चीज़ को, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें। और द वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक फॉर फ्यू सेलर्स। और ये वाला जो वर्ड ओलिगोपोलिस्टिक्स है या ओलिगोपोली है, ये वर्ड ग्रीक का है, ये आपका MCQ जा सकता है। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं दिए हुए, बिकॉज देयर आर फ्यू पार्टिसिपेंट इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। ज़ाहिर बात है ओलिगोपोली है तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर नहीं होंगे आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। ईच ओलिगोपोलिस्ट इज़ अवेयर ऑफ द एक्शंस ऑफ द अदर। तो ज़ाहिर बात है 2 to 20 फर्म्स होनी चाहिए। तो हर जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनको एक दूसरे की हर एक्शन का, कि वो कब प्राइस बढ़ा रहे हैं, कब उनकी प्राइस कम हो रही है, कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो लोग प्राइस बढ़ाते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है, अगर वो प्राइस कम कर रहे हैं उनको तब प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ें एक दूसरे प्रोड्यूसर को पता होंगी। द डिसीजन ऑफ वन फर्म इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसीजन ऑफ द अदर फर्म। जाहिर बात है फर्म्स कम होने की वजह से जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है वो दूसरी फर्म के प्रोड्यूसर को पता होगा, उसको ये भी पता होगा कि इनकी प्राइसेस कितनी हैं। अगर हम लोग ये प्राइस रखेंगे तो हमारी जो है कंपनी इन्फ्लुएंस करेगी, मतलब उनकी प्राइस से ज़्यादा रखेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, दूसरी कंपनी की प्राइस से कम प्राइस रखेंगे तब हमें प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें एक दूसरे को पता चलती रहती हैं ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एनी सिंगल इक्विलिब्रियम इन द ओलिगोपोली, ये आपका MCQs है। थ्योरी ऑफ फर्म इज़ नॉट क्लियरली डिस्कस्ड एंड एस्टेब्लिश्ड एज द थ्योरी ऑफ फर्म इन द अदर 3 मार्केट्स। ज़ाहिर बात है आपकी एस्टेब्लिशमेंट किस लिहाज से हो रही है, आपको फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये बाकी तीनों मार्केट स्ट्रक्चर्स के बनिस्बत थोड़ा सा अनक्लियर होगा, इतना ज़्यादा हमें क्लियरिफाई नहीं होगा। रीज़न फॉर दैट इज़ द फर्म आर इंडिपेंडेंट। और इसकी वजह यह है कि वो फर्म इंडिपेंडेंट होगी, ख़ुद काम कर रही होगी, उनका प्रोडक्ट अकेला होगा, मार्केट में वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। तो ज़ाहिर बात है कोई उनका कंपटीटर भी नहीं होगा, कोई उनसे कम्पीट भी नहीं करेगा, वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोलोइयन आपका नेक्स्ट टॉपिक है। कोलोइयन से पता चल रहा है कि किसी 2 चीज़ों को मिला देना, दो भी चीज़ों को मिला सकते हैं, 3 4 जितनी भी चीज़ों का, लेकिन कोलोइयन का मतलब होता है मिक्स अप हो जाना या मिक्स कर देना।
तो यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिस्ट हैं तो फर्म्स की बात होगी। इसकी डेफिनेशन है collision occurs when two or more firms decided to cooperate with each other in the setting of price and or quantities। मतलब ये हुआ कि दो या दो से ज़्यादा फर्म्स जब डिसाइड कर लें कि हम लोग मिल के काम करेंगे, मिल के प्राइस को सेट करेंगे या क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस करेंगे, तो वो collision कहलाता है। Firms collide in order to maximize the profit of the industry as a whole by behaving like a single firm। और वो लोग इकट्ठी तब होती हैं ताकि उनका मैक्सिमम प्रॉफिट हो और वो लोग एक सिंगल फर्म की तरह काम करें। ज़ाहिर बात है जब collision होगा, दो फर्म्स या तीन फर्म्स मिलेंगी तो उनको एक फर्म में ही कंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, तो एक ही फर्म उनको माना जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का In the study of economies and market competition, collision takes place within an industry when rival companies cooperate for their mutual benefit। वही बात है कि collision तब होगा जब rival companies, बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, मतलब एक जैसा काम करने वाली कंपनीज, वो सब इकट्ठा मिलकर काम करेंगी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, अपने अपने बेनिफिट के लिए। वो चीज़ collision कहलाएगी। collision भी तब होगा जब हमारे पास ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होगा वेयर द डिसीजन ऑफ एन फ्यू फर्म्स टू कोलैबोरेट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द मार्केट एज अ होल। जहाँ पर उनका इकट्ठा होना मार्केट की प्राइस पर या मार्केट के इम्पैक्ट पे, मार्केट पर असरअंदाज हो। कार्टल्स आर अ स्पेशल केस ऑफ एक्सप्लिसिट collision। ये आपका फिर से MCQs है। collision विच इज़ नॉट overt ऑन द अदर हैंड इज़ नोन एज tacit collision। जो collision आपका overt ना हो उसको tacit collision कहते हैं। नीचे ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें वही चीज़ उन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट कट करके या सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है। एट वन टाइम ऑल द फर्म्स सिट टुगेदर एंड कंबाइन, मतलब उनका collision कैसे होता है ये बताया हुआ आपको। ऑल द फर्म्स सिट टुगेदर एंड कंबाइन देयर डिसीजंस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एंड बिहेव लाइक मोनोपोली। सारी फर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी जिन्होंने कोलाइड करना है, जिन्होंने मिलकर एक नई फर्म का नाम देना है, एक नई कंपनी बनानी है। और उनका काम कंपनी न्यू बनाने का क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है और मोनोपोली के तरह बिहेव करना होता है कि उन जैसा प्रोडक्ट मार्केट में कहीं और अवेलेबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम सिंस ऑल द फर्म्स हैव सेपरेट आइडेंटिटी, ज़ाहिर बात है जितनी फर्म्स इकट्ठी होंगी उनकी सेपरेट आइडेंटिटी भी होगी। दे हैव द डिज़ायर आल्सो टू मैक्सिमाइज़ देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉफिट एज वेल। और उनकी ये भी ख्वाहिश होगी कि उनकी अलग-अलग प्रॉफिट्स भी उनको मिलते रहें। दे माइट बिहेव लाइक सिंगल फर्म बट दे कैन आल्सो ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर इंडिविजुअल प्रॉफिट्स। वो एक सिंगल फर्म की तरह काम तो करने लगी हैं, कोलाइड होने लगी हैं, मिलकर काम करने लगी हैं, लेकिन उनका ये भी एजेंडा होगा, ये भी उनकी विश होगी कि वो लोग अपनी इंडिविजुअल प्रॉफिट भी गेन करें। दिस अपोजिंग सिचुएशन क्रिएट्स टेंशन। ज़ाहिर बात है जब ये सिचुएशन आ जाएगी कि हर एक ने अलग-अलग भी प्रॉफिट में अपना प्रॉफिट लेना है, तो उसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी और दिस टेंशन कैन लीड टू collision टू ब्रेक डाउन। और ये वाली टेंशन जो है शायद मिलने को आगाह जो है उनको ना करें और शायद उनका मिलना जो है वो पॉसिबल कंपनीज़ का ना हो पाए। टू पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ ओलिगोपोली, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं ओलिगोपोली की। पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? ज़ाहिर बात है जब उन्होंने मिल के अपना काम करना है और वो अपने अपने मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट्स को चाहते हैं, तो दो बातें हो सकती हैं। एक जो है क्लोजिव ओलिगोपोली, नॉन क्लोजिव ओलिगोपोली। अब क्लोजिव ओलिगोपोली या कार्टेल क्या है? क्लोजिव ओलिगोपोली और कार्टेल कैन बी फॉर्म्ड बाय डिसाइडिंग अपॉन मार्केट शेयर्स। ठीक है, ये बात हो सकती है कि वो मार्केट शेयर्स, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, प्राइसेस टू बी चार्ज, सारी चीज़ों को और प्रोडक्शन कोटाज सच एज OPEC आर एक्सक्लूसिव ओलिगोपोलीज। एक्सक्लूसिव नहीं, क्लोजिव
ओलिगोपोलीज वो होती हैं जिनमें वो लोग डिसाइड कर लें कि हाँ जी मार्केट शेयर इस कंपनी का होगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो हैं इस कंपनी के हो जाएंगे, प्राइस जो चार्ज करेंगे उनका जो अथॉरिटी है वो इस कंपनी का, मतलब अलग-अलग जो चीज़ फाइनल हो जाएंगी वो क्लोजिव ओलिगोपोली में आ जाएगा। अ फर्म कैन कोलाइड इन मैनी डिफरेंट वेज। वही बात है कि वो जहाँ पर एक कंपनी मिलकर, एक दो कंपनीज़ या ज़्यादा कंपनीज़ मिलकर काम करना चाहें वहाँ पर उनको सेक्रीफाइस भी करना होगा। वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस किस अंदाज से कंपनी को एक कर सकते हैं। दे कैन कोलॉड ऑन द मार्केट शेयर इन टोटल प्रॉफिट्स। ठीक है, वो लोग कह सकते हैं कि हाँ जी मार्केट शेयर्स में जितना जितना हिस्सा होगा वो सबको मिल जाएगा। collusion can also be done in terms of how much advertising expenditures each firm would have to put। ये भी हो सकता है कि हाँ जी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स जितने जितने आते हैं वो इतनी फर्म्स इतने हद तक देंगी, या मतलब ये हुआ क्लोजिव ओलिगोपोली। सिंपल वर्ड में यह है कि हम लोग ये फाइनल कर लें कि कौन सी कंपनी को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, या उन्होंने कितनी अपनी जो पेमेंट है या पैसे बीच में कंपनी में लगाने हैं तो एक न्यू कंपनी जो है वो रन कर सकें। दे कैन आल्सो सेट द प्राइसेस एंड कोटास। कोटास क्या होते हैं? ये जो हैं प्राइजेस तो पता है कि हाँ उन्होंने जो प्राइजेस लगानी है, चार्ज करनी है कस्टमर्स को सेल करने के लिए चीज़ें। और कोटास जो होता है वो अ प्रोपोर्शनल शेयर असाइन टू ईच पार्टिसिपेंट, मतलब कितना हिस्सा कितने अपने फर्म्स के लोगों में डिवाइड होगा। इफ़ फर्म्स आर नॉट ऑफ इक्वल साइज़, जाहिर बात है हर फर्म की एक जैसी प्रोडक्शन या प्रॉफिट नहीं होता, देन कोटास कैन बी एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द MC मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ईच फर्म। तो जो कोटास होंगे वो मार्जिनल कॉस्ट के लिहाज से रखे जाएंगे। कॉस्ट ऑफ द कार्टेल फर्म इज़ मिनिमाइज्ड। जो कार्टेल फर्म होगी उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होगी इफ़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द फर्म इज़ इक्वल। ठीक है, but the problem with this quota system is that firm which have higher marginal cost will get low quota। ठीक है, ज़ाहिर बात है जिसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो, मतलब उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको जब फर्म में इकट्ठे काम करें तो उनको कम प्रॉफिट हो। एंड द फर्म विच हैव लोअर मार्जिनल कॉस्ट विल गेट हायर कोटा। और ये भी पॉसिबिलिटी है जिनकी पहले उनको प्रॉफिट कम होता हो उनको यहाँ पर क्लोजन होकर, मतलब इकट्ठी एक फर्म बनाने में उनको प्रॉफिट हो। कार्टेल इज़ अ फॉर्म एग्रीमेंट अमंग फर्म्स। ठीक है, कार्टेल जो है एक्सप्लिसिट फॉर्मल या एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट है, मतलब उनके बीच में दो एग्रीमेंट होता है कि उन्होंने कितना कितना प्रॉफिट लेना है या किस तरह इन्वेस्ट करना है कंपनी में, फर्म में, वो कार्टेल कहलाता है। कार्टेल यूजुअली अकर इन एन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री where there are a small number of sellers and usually involve homogeneous products। sellers जो हैं स्मॉल हों, मतलब इतने ज़्यादा प्रोड्यूसर लेके उन्होंने क्लोजन नहीं करना। ज़ाहिर बात है जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना प्रॉफिट डिवीज़न जो है वो कम हो जाएगी, जितने लोग कम होंगे उतना ही प्रॉफिट जो है वो हिस्सा में ज़्यादा आएगा। और होमोजीनियस प्रोडक्ट ये चीज़ तब कही उन्होंने, अगर आप लोग 3 प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो कोशिश ये होगी कि उनके तीनों के जो आउटपुट हैं या उनकी जो प्रोडक्शन हो रही है वो सेम हो। अगर सेम नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है उनका जो प्रोडक्शन का सिलसिला है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। चेंज होने की वजह से आपकी ही अपने प्राइसेस या प्रॉफिट्स में कमी पेशी हो सकती है। A cartel is most likely to survive when the number of firms is small। और कार्टेल तब ही सर्वाइव करेगा, तब ही ज़्यादा होगा या अच्छा लगेगा जब स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स कोलाइड करेंगे, आपस में इकट्ठी होंगी।
there is openness among firms regarding their production process, the product is homogeneous। वही बात है, अगर आप लोग 2-3 फर्म्स को इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो ये जहन में रखा जाए कि उनकी प्रोडक्शन जो है, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम हो। ये नहीं है कि एक हम लोग प्रोड्यूसर जो हैं पेप्सी बनाने वाले ले लें, एक प्रोड्यूसर बल्ब बनाने वाले ले लें, एक प्रोड्यूसर जो है टेलर को ले लें। इन सब की स्पेशलिटी अलग-अलग हो जाएगी। जब वो मिल के काम करेंगे तो सबकी अपनी अपनी राय होगी, अपने अपने प्रॉफिट्स होंगे, तो उनमें जो क्लोजन का प्रोसेस हो जाएगा वो कम हो जाएगा और बहस मुबाहिसा का ज़्यादा हो जाएगा। देयर इज़ अ लार्ज फर्म विच एक्ट्स एज प्राइस लीडर, इंडस्ट्री इज स्टेबल। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप। नॉन क्लोसिव ओलिगोपोली, इसकी डेफिनेशन है इन डिफरेंट फॉर्म्स इफ़ डिफरेंट फर्म्स इन द ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर्स डू नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर इज़ नॉन एज नॉन क्लोसिव ओलिगोपोली। ज़ाहिर बात है, अगर फर्म्स नहीं कोलाइड कर रही, नहीं आपस में मिलना चाह रही, तो वो आपकी नॉन क्लोसिव ओलिगोपोली हो जाएगी। इन दिस केस collision breaks down because the incentive to cheat is very high। और ये तब होगा जब उनको एक दूसरे पर यकीन नहीं होगा, या तो यकीन नहीं होगा या उनको प्रॉफिट कम मिल रहा होगा, मतलब चीटिंग ज़्यादा होगी एक दूसरे से, तो वो लोग कोलाइड करना पसंद नहीं करेंगे। उनको अपना अपना प्रॉफिट अलग गेन करने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अच्छा जी, in a situation where there is a lure of very high profits so that individual firms cheat on their quota and try to increase output and profit। वही बात बार बार की जा रही है। अगर एक फर्म को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो तो वो फर्म दूसरी फर्म को चीट करके, उनको धोखे में ला के अपना कोटा जो है, अपने शेयर जो है वो ज़्यादा कर सकता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा गेन कर सकता है। But this causes everyone else to do the same and therefore supply source and price tumble, producing in effect a non-closive oligopoly। अच्छा जी, the incentive to collude becomes strong for members of non-closive oligopoly when a firms are not making good profits। और कोलिजन तभी होगी फर्म्स के दरमियान में जब उनको ये पता चले कि हाँ जी, हम लोग इतना प्रॉफिट नहीं हासिल कर सकते लहदा रह के, तो हम लोगों ने इकट्ठा होना है। दस ओलिगोपोलीज यूजुअली ऑसिलेट बिटवीन क्लोसिव एंड नॉन क्लोसिव इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया जो है आपकी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इक्विलिब्रियम क्या प्रूलर है इक्विलिब्रिया। ये जो पैराग्राफ है इसमें उन्होंने क्लोजन एंड गेम थ्योरी, एक आपको गेम दी है, एक प्रिजनर्स का डायलेमा सिचुएशन दी है। प्रिजनर्स, मैं आपको इसको पूरा रीड नहीं करके दे रही, बस ज़रा सी आपको इसमें गाइड कर देती हूँ, बाकी खुद पढ़ लीजिएगा। दो चोर हैं, दो कह लें चोर हैं, जो भी हैं प्रिजनर्स हैं, उन्होंने इकट्ठा एक जुर्म कर दिया। अब दोनों को अरेस्ट जब पुलिस कर लेगी और अलग-अलग सेल में डाल के उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों अपना जुर्म जो है कबूल कर दें तो दोनों को सज़ा मिल जाएगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले वाला जो प्रिजनर है, वो कैदी जो है, वो अपना जुर्म का इतराफ़ कर ले तो दूसरे वाला ना करे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरे वाला जुर्म का इतराफ़ कर ले और पहले वाला ना करे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही अपने जुर्म का इतराफ़ ना करें। तो यही चीज़ आपको इस पैराग्राफ में दी गई है। अब दोनों जुर्म कबूल कर लेंगे तो ज़ाहिर बात है दोनों को ही सज़ा दी जाएगी। अगर एक पहले वाला कबूल करता है अपना जुर्म का इतराफ़, तो उसको तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर वो जुर्म का इतराफ़ दूसरे की तरफ से भी कर लेता है तो उसको दूसरे को भी सज़ा उसी की बयान पर मिलेगी। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरे वाला अगर जुर्म का इतराफ़ कर लेता है तो उनकी सज़ा, अगर वो अपने तक ही वो जुर्म लेता है तो उसी को सज़ा मिलेगी। अगर दोनों की तरफ से अपना जुर्म और दूसरे के जुर्म को कबूल करता है तो दोनों को सज़ा मिलेगी। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों ही
सज़ा जुर्म जो है अपना कबूल ना करें तो दोनों को सज़ा नहीं मिलेगी और दोनों को रिहा कर दिया जाएगा। ये जो है उन्होंने एक आपको टेबल दिया है, इसमें वही है कि दो फर्म्स की प्राइसेस उन्होंने दे दी हैं। वाई कंपनी की प्राइस है और एक्स कंपनी की प्राइस है। वाई कंपनी की प्राइस 2 कर दी है और एक्स कंपनी की प्राइस भी 1.80 कर दी है, मतलब 2 से कम कर दी है, और एक्स की भी यही होगी। तो पॉसिबिलिटी है कि उनका जब उन्होंने प्राइस 2 रखी है वाई ने भी और एक्स ने भी, तो पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों को 10 मिलियन ही प्रॉफिट हो। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर एक्स प्राइस कम करता है और जो है वाई कंपनी जो है प्राइस कम नहीं करती, तो 5 मिलियन वाई कंपनी को हो रहा है प्रॉफिट और 12 मिलियन जो है वो एक्स कंपनी को हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइस कम की है, तो लोग उनकी प्रोडक्ट को ज़्यादा ख़रीदेंगे बनिस्बत वाई की प्राइस को। अब दूसरी तरफ ये भी पॉसिबिलिटी है कि वाई प्राइस कम कर दे और एक्स की प्राइस जो है वो 2 ही रहे। तो इसमें क्या होगा कि वाई की प्रॉफिट लेवल जो है वो 12 मिलियन हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो एक्स की है वो 5 मिलियन ही रहेगा। और फोर्थ जो है पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों ने जब प्राइस डिक्रीज़ की है 2 से 1.8 की है, तो दोनों को ही 8 मिलियन प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये जो लाइंस हैं उन्होंने एलेबोरेट किया है इस टेबल को, जो मैंने आपको वैसे कर दिया है। मैक्सी मिन स्ट्रेटजी, मिन जो है मिनिमम को कहते हैं, तो ये वाला सारी बात जो है मिनिमम के लिहाज से होगा, इसको देख लेते हैं। मैक्सी मिन स्ट्रेटजी इज़ अ कॉशंस pessimistic approach in which firms try to maximize the worst payoff they can make। ठीक है, मैक्सिमाइज़ करेंगे सबसे वर्स्ट पे ऑफ, उनको इतना प्रॉफिट हो कि वो जो है जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है उतनी तो प्रॉफिट होना चाहिए, मैक्सिमाइज़ करेंगे। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ अडॉप्टिंग द सेफर साइड, और ये पॉलिसी होती है जिसने भी प्रोड्यूसर ने फॉर्म लगानी है उनको ये माइंड सेटअप बना होता है। हम लोग भी अगर प्रोड्यूसर्स ना भी हो तो हमारा भी माइंड सेटअप ये है कि हम लोग जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है कम से कम, चलो उससे ज़्यादा नहीं हमें प्रॉफिट मिल रहा तो उतना तो मिले जितना हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है, लॉस तो हम लोग बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। इट मीन्स द फर्म इज़ ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द मिनिमम प्रॉफिट दैट इट विल मेक। वही बात कि मिनिमम प्रॉफिट तो हो, जितनी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। और मैक्स है तो मैक्सिमाइज हो जाएगा स्ट्रेटजी। मैक्सिमैक्स स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स चूजिंग द स्ट्रेटजी विच मैक्सिमाइज द मैक्सिमम पे ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। मतलब मैक्सिमाइज़ तो कर रहे हैं हम लोग प्रॉफिट को, लेकिन वो जितनी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले। दिस पॉलिसी अराइजेस फ्रॉम द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दैट योर राइवल विल रिएक्ट मोस्ट फेवरेबल टू यू। और ये तभी होगा जब हमारे अपोजिट फर्म का जो प्रोड्यूसर है वो कम से कम हमारे जैसा ही रिएक्ट करें, हमारे जैसी ही प्राइस। अब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, वही बात कि एक फर्म है उसने प्राइस कम की है, तो जाहिर बात है आप प्राइस कम नहीं कर रहे हो तो उस फर्म की प्रोडक्शन जो है वो जितनी होगी उतनी सेल हो जाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी, सेलिंग लेवल ज़्यादा होगा। अगर आप की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा चीज़ से ज़्यादा पैसे लगाने की वजह से हो रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, तो आप प्राइस अगर ज़्यादा करते हो तो लोग जो हैं आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीदेंगे नहीं, तब भी आपको नुकसान हो जाएगा। इट मीन्स फर्म इज़ गोइंग फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट, और इसका मतलब यह है कि फर्म जो है अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहती है, जितना उसकी इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट। डोमिनेंट स्ट्रेटजी गेम, बोथ these strategies lead toward the same strategy that is cutting down of price to rupees 1.8।
ये स्ट्रेटजी क्या है कि उन्होंने अपनी प्राइस जो 2 रुपीज़ थी प्रोडक्ट उनका, वो 1.8 कर दिया, कम कर दिया. दिस टाइप ऑफ गेम इज़ कॉल्ड डोमिनेंट स्ट्रेटजी गेम. Given that both X and Y are tempting to lower price, they both end up tempting the lower profit. तो जैसे उन्होंने अपनी प्राइस जो है वो कम की है, उनको क्या हुआ, प्रॉफिट भी कम होने लग गया. इफ़ दे लोड एंड चार्ज द सेम प्राइस, अगर वो दोनों कंपनियां मिल जाती हैं एक्स और वाई, दे विल गेट प्रॉफिट ₹100 मिलियन ईच. तो उनको अगर मिलने के बाद 10 मिलियन प्रॉफिट हो रहा है तो मिलना बेहतर है बनिस्बत अलग-अलग काम करना, क्योंकि अलग-अलग काम करने में प्रॉफिट 8 मिलियन हो रहा है. दस कलोजन रेट rather than price war would be beneficial for both. अगर वो प्राइस की लड़ाई लड़ते हैं, मतलब एक प्राइस कम करता है, दूसरा प्राइस कम कर रहा है, एक प्राइस ज़्यादा कर रहा है तो दूसरा ज़्यादा कर रहा है, तो इससे बेहतर है कि वो एक फर्म में कोलाइड होके इकट्ठे होके काम करें, तो उनको बेनिफिट, उनको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.